बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनरावृत्ति करा रही हूँ आपको पाठ 10 अपूर्व अनुभव का, जिसका कि कुछ अंश मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको वहाँ तक की कहानी बताई है जहाँ पर तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर उसे चढ़ाने के लिए भरसक प्रयास जो हो सकता है उसे करने के लिए उसने सीढ़ी, तिपाई सीढ़ी चौकीदार की झोपड़ी से जाकर ले आती है, किसी तरह घसीट कर, और उस पे सहारा दे के यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है। सिर से उसे ढकेल ढकेल कर ऊपर तक पहुंचाती है और उसे लगता है कि उसकी मेहनत अब सफल हो जाएगी, परंतु ऊपर द्विशाखा तक यासुकी चान को पहुंचने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशान होती है। एक बार उसे लगता है कि उसने गलती की, यासुकी चान को निमंत्रण देकर अपने पेड़ पर। फिर लगता है कि वो दोस्त है, मित्र है, उसे तमाम नई नई चीज़ों को पेड़ पे चढ़ाकर दिखाऊंगी। लेकिन जब द्विशाखा पर चढ़ने की बात आती है तो यासुकी चान अपने शरीर का बल लगाकर ऊपर की ओर नहीं अपने आप को खींच पाता। तब तो चान निराश हो जाती है कि संभवतः उसकी इतनी देर की हुई मेहनत भी बेकार चली जाएगी। तो अब मैं इसके आगे की कहानी आपको पढ़ाने चल रही हूँ। वो लाइन मैं यहाँ लिख देती हूँ जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ। पर अचानक सारी की हुई मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। अब जब यासुकी चान ऊपर तिपाई सीढ़ी के सहारे ऊपर तक पहुंच जाता है और उसी समय तो चान छलांग लगाकर द्विशाखा के ऊपर बैठ जाती है। उसे लगता है कि अब तो यासुकी चान आराम से पेड़ के ऊपर आ जाएगा और उसे वो हर नई नई चीज़ दिखाएगी। मगर जब द्विशाखा पर ऊपर चढ़ने की बात आती है तो यासुकी को लगता है कि वह अपने शरीर का बल ऊपर की ओर नहीं खींच पा रहा है और अचानक तो चान की ओर देखने लगता है कि शायद उसे भी लगने लगा कि उसकी इतनी मेहनत सब बेकार है, वो अपने शरीर का बल लगाकर द्विशाखा तक नहीं पहुंच सकता। तो चान को भी रुलाई आने लगती है। उसका मन एकदम रुआसा हो जाता है कि इतना परिश्रम और इतनी मेहनत उसने यासुकी को चढ़ाने के लिए ऊपर तक की, और जब द्विशाखा पर चढ़ने की बात आती है तो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। उसे बहुत कष्ट होता है कि अब वो क्या करे। वैसे भी तो चान उम्र में छोटी थी, नहीं तो संभवतः यासुकी को ऊपर से
पेड़ की तरफ खींच लेती। वो उसके बस का नहीं था कि दुशाखा पर पांव रखकर वो यासुकी को दोनों हाथों से ऊपर की ओर खींच ले, और यासुकी अपने शरीर का बल लगाकर ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। मगर तोतो-चान रोती नहीं है। उसे लगता है कि वो रोएगी तो यासुकी-चान का मन जो है वो छोटा हो जाएगा, वो भी संभवतः रो पड़ेगा। उसने यासुकी की पोलियो से पिचकी अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब यासुकी-चान को लगा कि किसी तरह से उसको ऊपर की ओर खींचना चाहिए। वो रोती नहीं है, क्योंकि अगर वो रोएगी तो यासुकी को भी तकलीफ होगी और शायद उसके अंदर जो हिम्मत बन रही थी वो छूट जाती। तो वो रोती नहीं है। फिर अंततः कहती है कि तुम पेड़ की दुशाखा पर टेक लगा लो और मैं तुम्हें ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करती हूँ। इसके चलते वो उसके हाथ को थाम लेती है। उम्र में 1 साल यासुकी के बड़े होने के कारण उसका हाथ भी तोतो-चान के हाथ से बड़ा था, और वो फिर भी उसे पकड़े हुए खींचने की कोशिश करती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा लूंगी। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब दोपहर का समय हो चुका था और उसी दौरान वो बड़ी हिम्मत करके वहां तक पहुंच जाने के बाद तोतो-चान यासुकी को ये नहीं कह पा रही थी कि अब तुम ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि जितना परिश्रम तोतो-चान ने उसे चढ़ाने के लिए किया था उतना ही यासुकी ने चढ़ने के लिए किया था। वो हर तरह से कोशिश कर रहा था, और जब दुशाखा पर के चढ़ने की बात आती है तो उसे खींचना शुरू करती। उसके अपने छोटे से हाथ में उसका बड़ा सा हाथ लेकर उसे ऊपर की ओर से खींचने लगती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ा उसे देख लेता कि अपने से बड़े उम्र के विकलांग बालक को एक नन्ही बच्ची पेड़ की दुशाखा पर खींचकर चढ़ा रही है तो संभवतः उसके मुख से चीख निकल जाती, क्योंकि यासुकी-चान का जो शारीरिक संतुलन था वो उसके वश में नहीं था। वो उसे संतुलित करके स्थिर नहीं रख सकता था, और ऐसी स्थिति में वो उस जगह को पांव से टिकाकर कैसे चल पाता, ये संभवतः बहुत कठिन था। फिर भी तोतो-चान उसकी हिम्मत नहीं तोड़ती है, उसे समझाती रहती है कि थोड़ा सा और हिम्मत करो, चढ़ जाओगे, थोड़ा सा और हिम्मत करो, पहुंच जाओगे। और यासुकी को भी तोतो-चान पर पूरा भरोसा रहता है
कि इतना भारी खतरा उठाकर जिस तोतो चांद ने यासुकी को चढ़ाने का प्रयास किया है वो अवश्य सफल हो सकती है। तो धूप कड़कड़ाती थी, पसीने से लथपथ हो चुकी थी तो उसे चढ़ाने के लिए, और उसी बीच में बादलों का जब टुकड़ा आ करके उनके ऊपरी हिस्से पर छाया कर देता तो उन्हें थोड़ी सी राहत लगने लगती कि थोड़ा आराम मिल गया है। और काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। बहुत परिश्रम किया तो चांद ने, और बहुत खींचतान के बाद किसी किसी तरह उसे वो द्विशाखा पर चढ़ा लेती है, लेकिन उसको चढ़ाने में वो बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाती है। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। इतना परिश्रम करके पसीने से लथपथ होकर इतनी मुश्किल से यासुकी चांद को द्विशाखा तक पहुंचाने के बाद जब वो द्विशाखा पर पहुंच जाता है तो उतने ही प्रेम से तो चांद यासुकी चांद से कहती है कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो उसका दिल और बड़ा हो जाता है कि कितने कठिन श्रम से यासुकी चांद जैसे विकलांग बालक को अंततः वो पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचा देती है, बहुत खतरनाक हिम्मत करके। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसी स्थिति में कोई बड़ा उन्हें देखता तो संभवतः चीख निकल जाती मुख से कि ये हिम्मत उचित नहीं है, लेकिन अंततः वो उसे चढ़ा लेती है और मुस्कुराकर उसका पेड़ पर स्वागत भी करती है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो सारी प्रक्रिया जो किसी पेड़ पर आमंत्रित बच्चे एक दूसरे के लिए करते हैं, जब तो चांद ने कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है, तो यासुकी ने भी अपना विनम्र निवेदन उससे किया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी मैं क्या तुम्हारे पेड़ पर आ सकता हूँ। तो ये एक प्रक्रिया थी उनके यहाँ पेड़ पर आने की, जिसे पेड़ पे जाने वाला पूरा करता था। तो यासुकी ने भी पूरा किया। उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। अब पेड़ पे चढ़ने का जो आनंद है उसे तो उसने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उसे इस बात का अनुमान ही नहीं था कि वो कभी पेड़ पर चढ़ पाएगा, और पेड़ पर चढ़ने के बाद कैसी दिखती है ये दुनिया, इस चीज़ की कल्पना भी वो नहीं कर सकता था। तो उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो ऐसा कर सकता है। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, और उसके लिए कल्पना से बहुत ऊंची चीज़ थी पेड़ पर चढ़ना। और किसी भी विकलांग बालक के लिए एक पेड़ पर चढ़ना संभवतः सपने जैसा था। यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। अब तो चांद की खुशी का ठिकाना नहीं था। पेड़ पर यासुकी को चढ़ाकर बहुत देर तक दोनों बैठे रहे, गप्पे लगाते रहे, क्योंकि तो चांद के भी जीवन के लिए एक ये नया अनुभव था, जिसने आश्चर्य में डालने वाला जो अनुभव था ये
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से उसे परिश्रम के बाद का जो सुख है वो मिलेगा। तो आगे की बात है कि मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। अब बात करने का कुछ ना कुछ, गप करने का कुछ ना कुछ तो मुद्दा होता ही है। तो यासुकी चान ने पेड़ पर बैठे बैठे उसे अपनी अमेरिका वाली बहन की बातें बताई कि उसकी बहन बताती है कि एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसे टेलीविज़न कहते हैं, जिसमें दूर दराज क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम को सीधा सीधा हम देख सकते हैं। यहाँ तक कि सुमो की जो कुश्ती है, जो जापान के बच्चों में बहुत प्रिय है, उसे भी हम घर बैठे देख सकते हैं। तो यही सारी बातें दोनों बैठकर करते रहते हैं। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। अब तो चान यासुकी चान की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो सोच रही थी तो कि यासुकी के लिए घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। अब टेलीविज़न का अनुमान तो चान को बिल्कुल नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस टेलीविज़न के डिब्बे में हम सुमो पहलवान को देख सकते हैं। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लग रही थी। टेलीविज़न की कम जानकारी होने के कारण उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उस कुश्ती को हम टेलीविज़न में देख सकते हैं या देखने पर कैसा लगता होगा। इस चीज़ का अनुमान तो चान को बिल्कुल नहीं था और उसे लग रहा था कि ये जो बातें यासुकी चान उसे बता रहा है वो बिल्कुल काल्पनिक है। फिर भी उसे यासुकी चान से उस पेड़ की दुशाखा पे बैठे बैठे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने तो चान को उसके बारे में बताया। अब जब टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लोग टेलीविज़न के बारे में नहीं जानते थे, और अगर वो टेलीविज़न शहर के या किसी के घर जो बहुत संपन्न लोग होते थे होता, तो देखने वालों को बहुत आश्चर्य होता और दिन दिन भर बैठ करके लोग टीवी के कार्यक्रम को देखते। तो चान के लिए तो ये बहुत आश्चर्य की चीज़ थी, क्योंकि यासुकी चान जब उसे बता रहा था उससे पहले तो चान ने टेलीविज़न के बारे में और न सुना था न देखा था, तो उसे बहुत आश्चर्य लग रहा था। उसके लिए जो सबसे सुखद आश्चर्य था वो तो यासुकी चान का पेड़ पे होना था, और दोनों बातें करने में बिल्कुल मस्त थे। यासुकी चान ने ही तो चान को
सबसे पहले टेलीविज़न के बारे में बताया। अब दोनों बेहद खुश थे क्योंकि उनकी सोच और कल्पना से कहीं ज़्यादा सुखद समय उनके लिए था। तोतो चान के लिए भी और यासुकी चान के लिए भी। तोतो चान के लिए इसलिए कि तोतो चान कितनी हिम्मत करके यासुकी जैसे बच्चे को तिपाही के सहारे ऊपर तक पहुंचा देती है, अपने पेड़ पर स्वागत करती है। यासुकी भी बड़ी विनम्रता से आज्ञा लेकर उसके पेड़ पर जाता है। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। अब यासुकी चान के लिए पेड़ पर पहुंचकर जो सुखद अनुभूति हो रही थी, संभवतः वो उसकी पहली और आखिरी अनुभूति थी, क्योंकि जीवन में इससे पहले वो कभी चढ़ा नहीं था। उसने पेड़ पर चढ़कर जिन जिन चीज़ों को देखा, उसकी अनुभूति उसके पास बिल्कुल नहीं थी। और यासुकी चान एक विकलांग बालक था, तो एक विकलांग बालक के लिए पेड़ पर चढ़ने का जो अवसर है रोज नहीं आ सकता। रोज आना, तोतो चान जैसी हिम्मत दिखाकर रोज उसे पेड़ पर चढ़ाना संभवतः मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। वो तो तोतो चान जैसा मित्र हो जो ठान ले कि कुछ भी हो जाए, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। तो और वो सफल भी हो जाती है। हालांकि कई बार उसको चढ़ाने में उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि अब वो गलती कर गई है, लेकिन अंततः वो सोचती है कि कुछ भी हो उसे पेड़ पे चढ़ाना चाहिए। और यासुकी चान के जीवन का ये पहला और आखिरी मौका बन जाता है, क्योंकि न तो वो इससे पहले कभी चढ़ा था और न दोबारा चढ़ने की हिम्मत उसके अंदर थी। तो ये पहला और आखिरी अवसर है जिसको वो भरपूर अपने हृदय में समा लेना चाहता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि आज के बाद वो दोबारा फिर इस पेड़ पर कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये रोजाना करना बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस आश्चर्य में डाल देने वाले अनुभव को वो अपने हृदय में समा लेना चाहता था। इसी कारण से कहानी का जो नाम है वो पड़ा अपूर्व अनुभव। जिस अनुभव को कल्पना के आधार पर समझना पड़ रहा था, ये सोचा जा सकता था, आश्चर्य में डाल सकता था, उसी की अनुभूति को यहाँ पर लेखक ने लिखा है और पाठ का नाम रखा है अपूर्व अनुभव। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जो भाषा के प्रश्न हैं वो जरा मैं आपको लिखवा दूँ। इसमें जो भाषा के प्रश्न हैं, द्विशाखा में द्वि मतलब दो, संख्यावाचक शब्द है का प्रयोग किया गया है और उसका मतलब होता है जो मैंने यहाँ पर बना के दिखाया कि दो शाखाएं जो पेड़ पर एक साथ निकलती उसके लिए। तो इस संख्यावाची शब्दों की जानकारी के लिए उसने कहा कि संख्यावाची शब्दों से कुछ नए शब्द और बनाइए। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड पर लिख देती हूँ कितने तरीके से शब्दों, संख्यावाची शब्द मिलकर नए नए शब्द बना देते हैं, जैसे दोराहा, तिराहा, चवन्नी, चारपाई, चौरस्ता, सप्ताह। तो बहुत सारे शब्द बनते हैं जो जिसका कि पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है। तो द्विशाखा शब्द तो बना ही था, द्विशाखा या दोराहा। फिर
त्री से तिराहा, तिपाई, फिर चार से चौराहा, चौराहा और चतुर्भुज, चतुर्भुज, फिर पांच से पंचानन, पंचानन, पंचामृत। देखिए इसके सारे के पहला पद जो है संख्यावाची है। फिर छः से हो जाता है छमाही या षटकोण। फिर उसके बाद सात से हो जाएगा सतरंगी, सप्ताह। फिर आठ से अष्टभुजा, अठन्नी, फिर नौ से नवरत्न, नवरात्रि। फिर 10 से दशानन, 10 से दशानन, दसवीं या दसवीं। तो ये सारे शब्द जो हैं एक से भी बना सकते हैं, एक दंत। चूंकि दो से था तो इसलिए मैंने दुई से ही शुरू किया। एक रंगा भी कहते हैं, एक रंगा। तो ये सारे संख्यावाची शब्द हैं जो कि जिसका कि पूर्व पद हर जगह संख्यावाची है, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी बुक पर कॉपी पर कहीं उतार लीजिए। तो इसके साथ एक शब्द और है, आना प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएं। तो मैं इसको रब करती हूँ और आपको इसके बाद का जो भाषा का प्रश्न है वो करा देती हूँ कि प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है। कि प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी शब्द के साथ अंत में लगकर उसके भाव को, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, शब्द के भाव को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर प्रश्न है, आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखें। प्रश्न है, आना प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द। 4 शब्द लिखा है तो 4 ही लिखिए। आना प्रत्यय हो जाएगा घबराना, चिल्लाना, और चढ़ाना, सिखाना, पढ़ाना, जमाना, चलाना। 4 का आधा मैंने 7 शब्द लिख दिए हैं। तो इन सारे शब्दों में प्रत्यय है आना।
आपको ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं कि आना प्रत्यय की योग से बनने वाले 4 शब्द लिखिए, 2 शब्द लिखिए। तो आपको मैंने ये भी करा दिया। अनुमान और कल्पना का एक प्रश्न है कि अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नजरें नीची क्यों थी? तो ये बहुत अच्छा और सामान्य प्रश्न है कि माँ से झूठ बोलते समय कोई भी बच्चा आंख उठा करके बात नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने में उसके हृदय में एक डर होगा जो आंख मिलते ही, माँ की आंखों से आंख मिलते ही या तो वो गलत काम करने की उसकी जो हिम्मत है छूट जाएगी, या माँ उसे देखकर स्वतः ही समझ जाएगी कि बच्चा झूठ बोल रहा है। इसीलिए तोतो चांद के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ से आंख में आंख मिलाकर इतना बड़ा झूठ बोल दे कि वो इस यासुकी चांद को पेड़ पे चढ़ाने के लिए जा रही है, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो यही कहा है। तो इसको आप अपनी अनुमान और कल्पना से इस प्रश्न को लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को लिखने से आपकी भाषा, आपकी मात्राएं और प्रश्न का उत्तर लिखना आपको आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।